नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, हमारे सामने बैठे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ के भोजपुर जिलाध्यक्ष और भोजपुर जिला के प्रसिद्ध शिक्षाविद सुबोध केसरी जी के साथ। इनसे हम वर्तमान जो चुनावी माहौल चल रहे हैं उसी पर इनसे चर्चा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। आइए देखिए ये अपने मोर्चा के ओर से क्या बातें करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी की क्या स्थिति होगी, नहीं होगी। कराए नमस्कार। नमस्कार आपको भी और आपको आपके चैनल पर सुनने वाले देखने वाले सभी श्रोतागण को भी, ऑडियंस को भी धन्यवाद। आप राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नाते युवा प्रकोष्ठ, क्या स्थिति है इस चुनाव में? आपकी मोर्चा यानी आपकी पार्टी की क्या स्थिति है, कैसे तैयारी कर रहे हैं? आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में सांगठनिक रूप से प्रत्येक जिला में मजबूत स्थिति में है और एनडीए के साथ हमारा गठबंधन है। तो एनडीए अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन और आगामी बिहार चुनाव में हम एनडीए के साथ, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए के साथ मिलकर 243 सीटों में से 225 सीटों का जो लक्ष्य रखा गया एनडीए की तरफ से 225 सीट जीतने का काम करेगी। सभी सीटों पर जहां चुनाव राष्ट्रीय लोक मोर्चा नहीं लड़ेगी वहां पर भी, और जहां पर पार्टी द्वारा जहां टिकट मिल रहा है वहां पर भी, सभी जगह पर मजबूती के साथ एनडीए से कदम मिलाकर वो अपना बिहार चुनाव में मजबूत स्थिति रखेगी। हम जब भी किसी एनडीए नेता से बात कर रहे हैं तो यही सामने आ रही है कि 225 सीटें हैं, जबकि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। तो 225 ही क्यों बात की जा रही है, बाकी सीटों की बात क्यों नहीं हो रही कि हम 100 जीतेंगे? देखिए, कभी भी 100% तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बिहार के उस राज्य के जितने भी जनता है उसको अपना मत रखने का अधिकार है और विविधता है। हर क्षेत्र में जातिगत से लेकर आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से विविधता है। और उस विविधता के क्रम में देखेंगे कि सबका अपना अपना आइडियोलॉजी होता है, अपना विचार होता है और सभी पार्टियां अपने अपने आइडियोलॉजी के साथ चलती है। तो कुछ कहीं ना कहीं प्रत्येक पार्टी के साथ कुछ लोग जुड़े हुए ज़रूर हैं। तो वहाँ पर कोशिश तो किया जाएगा एनडीए के लोगों द्वारा, हमारे नेता द्वारा, कि सभी सीटों पर हम संघर्ष करें। लेकिन एक जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, ये मिनिमम लक्ष्य है 225। ये नहीं है कि 243 सीट नहीं जीतना है। अगर बिहार की जनता का सपोर्ट रहा, एनडीए के साथ रहा, तो 243 में से 243 में से 243 सीटें जीत सकती है। लेकिन लक्ष्य रखा गया, एक लक्ष्य जो होता है 225 का। हाँ जी। आपकी मोर्चा की क्या स्थिति है, वो कितनी सीटों की पर लड़ने जा रही है? देखिए, हम लोग मजबूत स्थिति में है पूरे बिहार में। जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी जो अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, चारों सदन के नेता रहे हैं, चारों सदन के सदस्य रहे हैं और मुद्दों की राजनीति करते हैं। और मुद्दा वैसा जो प्रत्येक लोगों को प्रभावित करता है। चाहे आप कॉलेजियम सिस्टम को ले लें, शिक्षा सुधार ले लें, जातिगत जनगणना की बात ले लें, परिसीमन सुधार ले लें, प्रत्येक जो मुद्दे होते हैं ये मुद्दे हमारे नेताजी का सभी बिहार के या देश के प्रत्येक लोगों के लिए प्रभावित करने वाले मुद्दे होते हैं और डेविएट होकर राजनीति नहीं करते हैं हमारे नेता। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी मुद्दे की राजनीति करते हैं और बिहार में अगर नीतीश कुमार के बाद कोई अगर अनुभवी नेता है पूरे बिहार में
तो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। आप उनको आप तौल सकते हैं, माप सकते हैं। और जेपी के आंदोलन के बाद, कर्पूरी ठाकुर के अग्रगामी के बाद, नीतीश कुमार के अग्रगामी के बाद अगर कोई बिहार में नेता है तो वो सर्वमान्य जन नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। ये तो बात सही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से जी ठीक ठाक है। जी लेकिन जैसा कि आपने मुद्दों की बात की है, जी तो मुद्दे में जैसे अभी मान लीजिए अभी दशहरा का सीजन है जी। और आप छठ का गीत गाएं तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा या नहीं? नहीं, मुद्दा तो जैसे मुद्दा जो पब्लिक के जो मुद्दे होते हैं वो जानना हमेशा सर्वांगी। जैसे हाँ। वो हम जानना चाह रहे हैं कि अभी दशहरा का मौसम जी। है, यानी चुनाव का मौसम जी। है, और आप परिसीमन की बात लेके चल रहे हैं, यानी दशहरा में छठ के गीत गाना है। देखिए, परिसीमन चुनाव से ही संबंधित है ना। परिसीमन का ये तो परिसीमन चुनाव के साल भर पहले से होना चाहिए था। वो पहले से ही चल रहा बात चल रही है, एक साल पहले से ही चल रहा है। हम आपके मुद्दा को देख रहे हैं कि 6 महीना से ही लगभग नहीं नहीं, ये परसीमन का, अभी परसीमन का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि तमाम चीज़ें, चुनाव आयोग वगैरह सब तमाम चीज़ें जो है सेटअप कर चुकी है। अब ऐसे में आप परसीमन की बात कर रहे हैं। देखिए, जब तो जनता से वो तत्काल सीधे कहाँ लाभ करेगा? अच्छा देखिए, टच कहाँ करेगा? ये मुद्दे प्रासंगिक होने चाहिए, मुद्दे प्रासंगिक होना चाहिए। और वर्तमान संदर्भ में जो इस समय परिप्रेक्ष्य देश में चल रहा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो जातिगत जनगणना तो उठा हुआ है मुद्दा। और जातिगत जनगणना, और कह सकते हैं कि जनगणना, क्योंकि जनगणना के आधार पर ही सीटों का निर्धारण किया जाता है, लोकसभा या विधानसभा का। तो ऐसी स्थिति में जब भारत सरकार जनगणना कराने जा रही है तो जनगणना के आधार पर ही अगला परिसीमन तय होना है। तो अभी जनगणना कराने जा रही है तो मुद्दे अभी नहीं उठाए जाएंगे तो कब उठाए जाएंगे? ये जब ये चुनाव के बाद, जैसे ये मोदी बोले हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बोले हैं कि जनगणना कराएंगे, उसकी भी एक टाइम जनवरी या फरवरी में, उस समय अगर परिसीमन की बात साथ साथ चले तो उस समय प्रासंगिक माना जा सकता है। लेकिन अभी जैसे घर में शादी है और कोहड़ा रोपने चले नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि परिसीमन का मुद्दा दक्षिण के राज्यों के नेताओं ने उठाया है, और उसमें भी दक्षिण के राज्य में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने उठाया इस मुद्दा को। प्रभावित करता है। आपकी बात को अप्रासंगिक या इग्नोर नहीं कर रहे हैं, मांग सही है, लेकिन सवाल यह है कि अभी बिहार में चुनाव है, आपकी पार्टी चुनाव में फेस करने जा रही है, आप जनता के तत्कालिक सवालों को उठाते, वो मुद्दा प्रासंगिक था कि अभी हम लोकसभा की बात करें। देखिए, वर्तमान सरकार जो है अगर जनता के लिए सही काम कर रही है, एक बात और देखिए अभी चार मुद्दे की बात हम करेंगे। 4 मुद्दे। शिक्षा सुधार, अभी वाल्मीकि नगर में राजनीतिक शिविर हुआ था अप्रैल माह में, वहाँ पर 25 सूत्री मांगे, ऐसे तो पहले से 25 सूत्री मांगे चल रही थी, और वाल्मीकि नगर में 25 सूत्री मांगों को जब देखा गया और उसके बाद भी वर्तमान तक आप ध्यान देंगे तो बिहार सरकार ने एक एक मुद्दों को सॉल्यूशन किया है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के मांगों को, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मांगों को सहर्ष स्वीकार किया है। तो फिर वर्तमान मुद्दा कहाँ से आ रहा है? वर्तमान मुद्दा को तो सॉल्व किया जा रहा है ना। आप देख लीजिए ना, जो वर्तमान में बिहार में जितने लोगों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने के काम सरकार की है, फिर मुद्दा बचता कहाँ है? तो अभी जो है, आप अभी चुनाव उम्मीद है कि अगले अक्टूबर में 5 से 10 के बीच में अक्टूबर में हो जाएगा घोषणा, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। अब कितने सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, मतलब मोर्चा कितने सीटों की मांग कर रहा है? देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्तमान राज्यसभा सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जननेता उपेंद्र कुशवाहा जी, वे तय करेंगे कि पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। और ये जो मुद्दा है ये हमारे बस की चीज़ नहीं है, तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व पर हम लोग छोड़ दें इस मुद्दे को। मतलब अभी फाइनल नहीं है कि आपके तरफ से मांग कितनी है? 10 सीट, 20 सीट? देखिए, मांग जो होता है, किसी भी पार्टी का तो अधिकतम मांग होता है, लेकिन अलायंस में है आप जब, तो गठबंधन धर्म का पालन करना होता है। और ये गठबंधन धर्म का पालन करने का दायित्व जो है हमारे माननीय नेता पर है, वही तय करेंगे कि हमारी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी।
भोजपुर में भी कोई सीट की मांग है? जैसे देखिए, भोजपुर में 7 विधानसभा है जी तो उसमें बताए ना कि वो केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। इस पर बात तो केंद्रीय नेतृत्व करेगी, और बहुत दिन नहीं है, कुछ ही दिनों में ये तो फैसला हो जाएगा कि कहाँ कहाँ हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी तक हम देखते हैं कि आपके पास ना विधायक है ना कोई सांसद, तो वो भी राज्यसभा के मेंबर में कैसे बने हैं वो तो आप ही जानते हैं, हम भी जान रहे हैं, सब कुछ जान रहा है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि माले है, भाकपा माले, उसका एक जनाधार है, एक मास है। आरजेडी का भी एक मास है, यादव मुस्लिम है ना। ये भाजपा का भी एक मास है, वो अपर कास्ट प्लस कुछ अति पिछड़ा नीतीश जी को साथ लेकर के, सबका एक अपना अपना मास है। उपेंद्र कुशवाहा जी का कहाँ मास है, कौन सा है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा जी सबसे पहले तो जाति का नेता नहीं है, एक जाति का नेता नहीं है। अगर मान भी लेते हैं जात एक मास जो बोल रहे हैं कि मास वोटर कहाँ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पिछला जो बिहार में जातिगत जनगणना हुआ था तो कुशवाहा जाति 4.21%, 55 लाख कुशवाहा, अगर उसके अनुसार अगर बात करें तो 55 लाख केवल कुशवाहा जाति के लोग बिहार में रहते हैं। दूसरा एक धानुक जाति है जिसको इस पिछले जनगणना में, जातिगत जनगणना में जो बिहार में हुआ था, सर्वेक्षण कह सकते, जनगणना नहीं सर्वेक्षण, जातिगत सर्वेक्षण जो हुआ था, धानुक जाति को अलग दिखाया गया था, जो वो भी 2.5% है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये जनसंख्या जो है 90 लाख के लगभग पहुंचता है। तो अब बताइए कि 90 लाख लोगों का नेता अगर बिहार में कौन है, तो मैं निर्भीक रूप से और निष्पक्षता के साथ अगर बोल सकता हूं तो 90 लाख में से नहीं तो 60 लाख पर जरूर उपेंद्र कुशवाहा का अपना मास वोटर है। ये कुछ ज़्यादा नहीं आप बोल रहे हैं। आप जातिगत जनगणना का लिस्ट उठा लीजिए, जातीय सर्वेक्षण का बिहार में। तब इनको जाति के नेता माना जाए? जाति के नेता नहीं माना जाए। आप जो मास वोट बोले, आप ही तो बोले कि जादव, आरजेडी जादव आप बोले, जादव मुस्लिम, जादव बोले, तो आप अभी तो जातिगत बात कर रहे हैं ना। जादव मुस्लिम जी है ना। हाँ, तो उसी तरह से हमने बोला कि कुशवाहा, मतलब तब तो खाली सिर्फ कुशवाहा नहीं, कुशवाहा केवल फोकस नहीं, कुशवाहा मास वोट है, मास वोट कुशवाहा की है, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। और वो जनसंख्या है 90 लाख। सोच लीजिए, धानुक अगर कुशवाहा प्लस धानुक मिला दिया जाए 90 लाख जो जनसंख्या है कुशवाहा की, तो बताइए कि कैसे जोड़ रहे हैं कुशवाहा के साथ? वो दोनों साथ ही में आते हैं। यहाँ बिहार में बहुत ज़्यादा धानुक नहीं है, 2.5% है। आप जनगणना लिस्ट उठा लीजिएगा जातीय सर्वेक्षण का। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं आंकड़ा के अनुसार कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक ना। और 55 लाख 6,000 कुशवाहा, वो भी तब जब कुशवाहा लोग ये मानते हैं कि हमको कम आंक कर दिखाया गया है कुशवाहा में, तो उस जातिगत सर्वेक्षण में। कुशवाहा समाज के तो यहाँ आप उपेंद्र कुशवाहा हैं, सिरहुआन सिंह हैं, सम्राट चौधरी हैं, आलोक मेहता हैं, उमेश सिंह कुशवाहा एक जदयू के हैं, वो भी है। तो हमारा कैसे कि टोटल कुशवाहा उपेंद्र जी के साथ हमने सभी नहीं कहा। 90 लाख में से हमने 60 लाख कहा। दूसरा चीज, एनडीए के साथ अलायंस है और अधिकतम कुशवाहा नेता एनडीए के साथ हैं। कुशवाहा समाज का जो कैरेक्टर रहा है जगदेव बाबू से प्रभावित होता है जी। जगदेव बाबू सीधे मनुवाद के खिलाफ करते थे। हम बता देते हैं कि आज अगर जगदेव बाबू के पहले भी चलिए, जो भी देख रहे हैं मनुवादी पार्टियों का जो विरोध हो रहा है, वो उसके बीच मतलब उसमें कुशवाहाओं की बहुत ज़्यादा भागीदारी है। तो आप जगदेव उपेंद्र कुशवाहा ऐसे पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं जो अंबेडकर को नकारती है, सिर्फ मुंह से बोलती है, अंदर से नहीं। तो ऐसे में आपके तर्क हमें मतलब नहीं लग रहा है कि उपेंद्र जी के साथ ऐसी बात है। हम आपको बता देते हैं, जगदेव बाबू ठीक है ना, काफ़ी संघर्ष किया शोषितों के लिए और अपना जान भी न्यौछावर किए, और प्रत्येक साल पार्टी हमारी जो है उनकी जयंती और पुण्यतिथि को बहुत अच्छे तरीके से मनाती है। क्या होंगे अभी हमको ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा भी अभी हम देख रहे हैं, चिराग पासवान की भी वही हाल है, जो भी मांझी का भी वही है,
जितने अभी केंद्र के मंत्री हैं, यहाँ 7 मंत्री हैं शायद केंद्रीय मंत्री, कोई नहीं ये कह रहा है कि मैंने, जैसे चिराग पासवान खाद्य आपूर्ति मंत्री है, वो नहीं बता रहे हैं कि हमने ये साल भर में क्या किया। पशुपालन मंत्री ललन सिंह हैं, वो नहीं बता रहे कि पशुओं के लिए, किसानों के लिए क्या किया, है ना। हर मंत्री जो है ना साइन करने वाला और पैसा वेतन लेने वाले। अच्छा, आपको अब सुनिए एक मिनट, सवाल को पूरा होना चाहिए। अब वो सिर्फ वही कि एनडीए को जिताइए, नरेंद्र मोदी से विकसित भारत बनेगा, विश्व गुरु भारत बनेगा, 5 ट्रिलियन ये बनेगा। आप सिर्फ नरेंद्र मोदी के कंधे पर रख करके राजनीति कर रहे हैं। अपनी कोई उपलब्धि कोई भी केंद्रीय मंत्री ये बता दे कि हम साल भर मैंने ये बिहार में किया। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रामविलास पासवान जी जब सूचना और प्रसारण मंत्री थे तो घर घर में टेलीफोन लगवा दिए थे, घर घर में, जबकि वो भी उस अल्पसंख्यक के रूप में थे, वो पार्टी से नहीं थे, बाहर से सपोर्ट किए थे। तो ऐसे कोई न चिराग पासवान का भी कोई कुछ ला रहे हैं, बस खाली नरेंद्र मोदी। अरे नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लेना, जनता तो भी समझ रही है कि तो जवाब भी तो ले लीजिए, आप ही बोलते जा रहे हैं, जवाब भी तो ले लीजिए इसका। हाँ बोलिए। पिछला बजट आप सुने थे 2024 25-26 का जो बजट था, हाँ बताइए। उस बजट को लेकर जितना बिहार को दिया गया था, इस पर सबसे बड़ा सवाल किसने उठाया था? आप बताइए। आप तो मीडिया से नहीं, आप बताइए, पहले बताएंगे तब। आप जो बोल रहे हैं उसको किसने उठाया? आप बताएंगे तब ना, फिर आगे। समझ पा रहे हैं कि किसी नहीं समझ पाया। जितने भी विपक्षी नेता हैं राज्यों के या केंद्र में, उन लोगों ने उठाया था कि बिहार को इतनी राशि दे दी गई कि अब तो बिहार बहुत आगे निकल जाएगा। फिर भी 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। अब इस बिहार के बारे में ये हाँ नहीं हम सुन लीजिए, अनाज क्यों दिया जा रहा है? सुनिए, पहले सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। बजट जो पास किया गया उसमें मेन फोकस कहाँ था? बिहार पर मेन फोकस था। और आज के डेट में देखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जितना बिहार को मिला, पिछले आज़ादी तक चले जाइए, शायद ही कभी मिला हो। ऐसा नहीं है। ये हम भी बजट देखे हैं, आपको देखे हैं कि शिक्षा को एकदम घटा दिया गया है। शिक्षा इतना जरूरी है। बिहार के बारे में बात कीजिए, बिहार के बारे में। शिक्षा का, पूरा देश की शिक्षा को बर्बाद कर दिया। देखिए, आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, अभी जितना शिक्षा लोगों के पास पहुंच रहा है, कहाँ से आप बता रहे हैं? कैसे? सब सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शराब की दुकान खोली जा रही है। कहाँ बिहार में सरकार शराब की दुकान खोला जा रहा है? सरकारी नहीं, आप अपने तरफ से बोले जा रहे हैं, जवाब नहीं सुन रहे हैं। जवाब सुना, कैसे ऑथेंटिक है? आपके अनुसार ऑथेंटिक हो जाएगा? आप कैसे प्रमाण है? मैं बोल रहा हूँ, कहाँ बिहार में शराब की दुकान खुली हुई है? दिखाइए। हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं, हम बिहार पर फोकस किए हुए ना, बिहार चुनाव पर। नहीं, पूरे देश में मत जाइए, बिहार में ही रहिए। यहाँ भी सरकार नहीं, सिर्फ बिहार की बात कीजिए। अभी बिहार चुनाव है, बिहार, पूरा देश में जाइएगा तब तो मुद्दा अलग ही हो जाएगा। नहीं, आप बजट की बात कीजिए तो मैं बिहार के बजट की बात कर रहा हूँ, जो दिया गया केंद्रीय बजट द्वारा बिहार को बजट जो दिया गया, उस पर मैं सवाल उठा रहा हूँ। उसका क्या, हमको बताइए क्या उपलब्धि हुई भाई बिहार? और उसके अनुसार आप देखिएगा कि अभी तक 1947 अगर संविधान लागू होने के बाद से चला जाए तो 3 महत्वपूर्ण बातें हुई थी। पहला हरित क्रांति, दूसरा आर्थिक सुधार 1991-92, ठीक ना, तीसरा भारत निर्माण 2004 के बाद। और तीनों में देखिएगा कि भारत बिहार को सबसे पिछले श्रेणी में रखा गया था इसको आगे बढ़ाने में। और उसमें प्रमुख योगदान किसका था? तो कांग्रेस का था। कांग्रेस का कैसे था? तो उसने राजद के कंधों पर या राजद के बिल्कुल गोद में बिहार को रखकर बिहार को बिल्कुल अविकसित, मतलब अल्प विकसित कह सकते, अफ्रीकन देशों के जैसा स्थिति कर दिया था। अभी आप 11 साल से एनडीए की सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उस पर 1-1.5 साल हटा दिया जाए तेजस्वी से, कहाँ कोई बड़ा उद्योग धंधा आया? उद्योग धंधा ऐसे नहीं आता है, उद्योग धंधा ऐसे नहीं आता है। 3400 लगभग उद्योग धंधे हैं बिहार में, 3400 लगभग उद्योग धंधे हैं। कांग्रेस में आधी नहीं, आप सुन लीजिए, उद्योग धंधा ऐसे नहीं आता है। उद्योग धंधे के लिए पहले सवाल भी तो सुन लीजिए, सवाल आप सुन नहीं रहे हैं, अपने ही बात रख रहे हैं। सुन रहे हैं तो सुनिए ना, दर्शकों को सुनने दीजिए सवाल को, तो बताया जाए। तब बता तो रहे हैं। उद्योग ऐसे नहीं आता है। कैसे आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और संरचना चाहिए, 3 मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर,
सड़क, बिजली, वित्त, ये 3 चीज़ 2005 से पहले अगर बात करें तो 2005 तक आप छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। देखिए 2005 नहीं, अभी हटा दीजिए। हाँ, 20 साल का ही बताइए। मैं वही बता रहा हूँ। और केंद्र सरकार के 11 साल को देखिए बिहार जो है कि बिहार में क्या चीज़ आया, एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। 4 लेन हटा दीजिए, 2 लेन एक्सप्रेसवे, बक्सर टू पूर्णिया, गया टू दरभंगा, आप ले लीजिए जो उत्तर से है ना। एक ही चीज सालों भर कीजिए रहिएगा। पहले सुन लीजिए पूरा कंप्लीट बात। नहीं आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे ना, आप सुन नहीं रहे ना, सुनिए ना पूरा। नहीं सुन रहे हैं। एक 4 एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। हम देख लिए एक्सप्रेसवे बन गया, बिजली आ गई, नहीं अभी सड़कें बन गई, तो फैक्ट्री कहाँ लगी? फैक्ट्री कहाँ? उद्योग धंधा लगा? फैक्ट्री लगेगा, गुजरात में जा रहा है। नहीं फैक्ट्री लगेगा मजदूरों के लिए। अभी अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को। यहाँ तो ट्रेन की अब क्या 50 साल चाहिए आपको? अच्छा वही बताइए, जीरो से स्टार्ट किया गया है ना? कहाँ से स्टार्टिंग किया गया? जीरो से। 50 साल चाहिए। जीरो से स्टार्टिंग किया गया है। वोट चोरी से 50 साल 2005 से नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके अब आप ही बोलते रहिए, तब फिर 1947 तक राज फिर आप अपना ही बात पक्ष को रख रहे हैं। ये तो बात आप बोल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब तो हम भी समझ रहे हैं। अरे 20 साल सुबोध जी, 20 साल में अच्छा 2005 से कंपैरिजन कीजिए ना। 20 साल में कहाँ चला गया बिहार? 20 साल का जुआ हो जाता है। अरे 20 साल का जुआ हो जाता है तो आज के जुआ को देखिए ना कहाँ पर है। आज के जुआ को जाकर देखिए, 20 साल 2005 वाले जुआ को देखिए और 2025 वाले जुआ को देखिए, दोनों में का जमीन आसमान का अंतर नहीं है। आज के जुआ के पास बिजली है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उद्योग धंधे आ रहे हैं, उद्योग धंधे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उद्योग धंधा नहीं आ रहा है, उद्योग धंधे आ रहे हैं। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है, आने वाला 5 वर्ष देखिएगा, मुख्यमंत्री ने कहा है 1 करोड़ मैं रोजगार उत्पन्न करूंगा बिहार में। अगले चुनाव तक हम लोग तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते, रहेंगे आप नहीं ना भविष्यवाणी करिएगा, रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये जनता ना तय करेगी। आप भविष्यवाणी नहीं ना कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे ना, जनता तय करेगी। अब तो 1 महीना वेट कीजिए, 1.5 महीना वेट कीजिए, कौन आएगा गद्दी पर कौन नहीं आएगा ये तो सामने आने वाला है। आप भविष्यवाणी कर दीजिए कि नीतीश कुमार नहीं आने वाले हैं तो गलत बात है। उनकी जो स्वास्थ्य के जो लेकर के स्वास्थ्य आज जितना एक्टिव है मुख्यमंत्री, आज जितना एक्टिव है, प्रतिदिन वो क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, पुल को देख रहे हैं, पुल निर्माण को देख रहे हैं, सड़क निर्माण को देख रहे हैं, जितनी भी योजनाएं हैं उसको वो अनुसरण कर, उनको निरीक्षण कर रहे हैं। कहाँ से आप उनको आश्वस्त कर सकते हैं? कम समय है वो जी, नवंबर में पता चले जाएगा। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ, तो भविष्यवाणी नहीं करना। नीतीश कुमार तो आना ही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो किया 20 सालों में, 2005 के जुआ को देखिए और 2020 के जुआ को देखिए, वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 2 महीना वेट कीजिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आपको केसरी जी के विचार कैसे लगे, आप ज़रूर इस पर अपनी राय देंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी राय लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।